हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 5th ध्वनि। दोस्तों ध्वनि यानी साउंड क्या होता है। तो आइए दोस्तों, ध्वनि के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ध्वनि का संचरण किस तरीके से होता है। तो दोस्तों ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। दोस्तों ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती, उसे कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ध्वनि जो है वो एक तरंग के रूप में कार्य करती हैं। यानी ध्वनि क्या होती है, यानी ध्वनि जो है वो तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो दोस्तों इन्हें चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। या तो हवा माध्यम बन सकती है, या पानी माध्यम बन सकता है दोस्तों, या कोई द्रव माध्यम बन सकता है, यानी स्टील, लोहा, कुछ भी तरह का दोस्तों जो होगा वो उसका माध्यम का कार्य करेगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आइए फ्रेंड्स हेडिंग डाल लेते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए ध्वनि के संचरण के लिए ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमें इसी बात को सिद्ध करना है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से होती है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता। तो दोस्तों पहला पॉइंट बनाएंगे, इस तरीके से स्टार बनाएंगे और दोस्तों लिखेंगे ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। दोस्तों ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। इनके संचरण के लिए इनके संचरण के लिए माध्यम या तो हवा हो, या पानी हो, या कोई धातु जैसे कि स्टील हो। ये दोस्तों क्या होते हैं, ये सब इनके माध्यम होते हैं। माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये एक पॉइंट हो गया कि यानी ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। इनके संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा स्टार पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं। यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। यह विद्युत घंटी को एक विद्युत घंटी को दोस्तों प्रयोग करके हम लोगों को सिद्ध करना है। यानी एक विद्युत घंटी को वायुरुद्ध जहां से दोस्तों क्या है, वायु प्रवेश ना कर सके, वायुरुद्ध बेल जार में लटकाकर बेल जार को निर्वात पंप से जोड़ते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स।
जब बेल जार वायु से भरा होता है, जब बेल जार वायु से भरा होता है, वायु से भरा होता है, जब बेल जार वायु से भरा होता है, तब ध्वनि सुनाई देती है, तब ध्वनि सुनाई देती है, तब ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन जब निर्वात पंप को लेकिन जब निर्वात पंप को जब निर्वात पंप को चलाकर बेल जार से वायु निकाल देते हैं, वायु निकाल देते हैं, उसके बाद घंटी बजाते हैं, उसके बाद घंटी बजाते हैं, उसके बाद घंटी को बजाते हैं, तब ध्वनि सुनाई नहीं देती है, तब ध्वनि सुनाई नहीं देती है, तब ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि बेल जार किस तरह का बना होता है, दोस्तों उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, बनाते हैं इसको। यहाँ पर दोस्तों बनाने का प्रयास करते हैं किस तरीके से हम लोग बनाएंगे बेल जार। दोस्तों एक इस तरह की रचना है, दोस्तों यहाँ पर ये डबल लाइनिंग होती है इस तरीके की, इस तरीके का ये बेल जार बना होता है। यहाँ पर दोस्तों एक कार्क लगी होती है इस तरीके की, ये इस तरीके का दोस्तों कार्क लगा है। तो यहाँ पर इस तरीके का एक कार्क बना देते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर एक घंटी लगी होती है, तो इस तरीके की एक घंटी बनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक घंटी बनी होती है। अब आइए इसका नामकरण कर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या जाती है, ये दोस्तों है विद्युत धारा, ये विद्युत धारा है दोस्तों। ये जो है ये स्विच है, ये स्विच है दोस्तों। ये जो है ये कार्क है, ये कार्क है फ्रेंड्स। ये जो है ये दोस्तों बेल जार है, ये दोस्तों विद्युत घंटी है, ये विद्युत घंटी है दोस्तों। ये जो है ये निर्वात पंप है। यहाँ पर दोस्तों एक निर्वात पंप डला देते हैं इस तरीके से।
यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये निर्वात पंप है, लिखेंगे यहाँ पर निर्वात पंप, निर्वात पंप। तो दोस्तों इस तरीके से ये बना होता है बेल जार। तो दोस्तों जब इसके अंदर क्या है, वायु भरी रहती है, फिर दोस्तों ये घंटी जब बजाते हैं तो घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन जब दोस्तों इस पंप के माध्यम से इसकी वायु निकाल देते हैं और फिर जब घंटी बजाते हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, जो ध्वनि की तरंगें यांत्रिक रूप में होती हैं उन्हें संचरण करने के लिए यानी वो चलने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इससे यही सिद्ध होता है। एक स्टार पॉइंट और लिख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बना लेते हैं। तो वही दोस्तों लिख लेंगे, अतः ध्वनि संचरण के लिए, अतः ध्वनि संचरण के लिए, अतः ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम उत्तरदायी होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जो तरंगें होती हैं, जो यांत्रिक तरंगें होती हैं, उनके कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हम लोगों ने सीखा कि जो ध्वनि तरंगें हैं वो क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती हैं। अब तो ध्वनि तरंगें क्या होती हैं। दूसरा दोस्तों इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि ध्वनि तरंगें और किस तरीके से व्यवहार करती हैं फ्रेंड्स। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें भी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें भी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें भी होती हैं। दोस्तों ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें भी होती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य के रूप में किस तरीके से चलती हैं। दोस्तों पहला पॉइंट देख लेते हैं, हैशटैग पहला पॉइंट, वह तरंग जिसमें, वह तरंग जिसमें, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण, माध्यम के कण आगे पीछे, माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं, आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं, उसी दिशा में कंपन करते हैं। जिस दिशा में, जिस दिशा में तरंग गति करती है, तरंग गति करती है, उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग जो है क्या करती है, गति करती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। अब दोस्तों इसे क्या कर देते हैं, इसे अंडरलाइन कर देते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर देंगे, ये क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। तो दोस्तों ये हमें याद रहेगा कि ये अनुदैर्ध्य तरंग की डेफिनेशन है। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं पॉइंट, तो हैशटैग नंबर 2। तो दोस्तों देख लेते हैं हैशटैग नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, जब किसी, जब किसी स्लिंकी को धक्का देते हैं, जब किसी स्लिंकी को धक्का देते हैं, जब किसी स्लिंकी को धक्का देते हैं तथा खींचते हैं, तथा खींचते हैं,
धक्का देते हैं तथा खींचते हैं तब संपीड़न स्लिंकी की कुंडलियां संपीड़न स्लिंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती हैं स्लिंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती हैं तथा विरलन में दूर दूर हो जाती हैं पास पास आ जाती हैं तथा दूर दूर हो जाती हैं। इससे क्या होते हैं दोस्तों, इससे ये बनते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हैशटैग नंबर तीसरा। 2 नंबर दोस्तों हम लोग सॉल्व कर चुके थे, देख लिए थे। अब देखते हैं दोस्तों हैशटैग तीसरे में क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या पॉइंट बनेगा। कणों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समांतर होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये तरंगें बनती हैं दोस्तों। तो कोई दोस्तों स्प्रिंग ले लेते हैं और उस स्प्रिंग को क्या करेंगे, हम लोग बढ़ा कर देखेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं उस स्प्रिंग को जब बढ़ाएंगे तो उसकी क्या कंडीशन होगी दोस्तों। जैसे मान लेते हैं कोई एक ये स्प्रिंग है, तो दोस्तों इसकी नॉर्मल स्थिति देख लेते हैं तो क्या आ जाएगी। दोस्तों ये इस तरीके से स्प्रिंग बनी होती है। ये दोस्तों एक स्प्रिंग है, तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में है दोस्तों। अब जब इसे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगी। तो दोस्तों जब ये बढ़ाई जाएगी तो इसकी क्या कंडीशन होगी, आइए देख लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों इसमें कंडीशन बनती है सघन और विरलन, यानी संपीड़न और विरलन की कंडीशन होती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कंडीशन बनती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ पर संपीड़न है और कहाँ कहाँ पर विरलन है। तो दोस्तों इसका आधा डायरेक्शन इस दिशा में होता है और आधा डायरेक्शन बाहर की ओर होता है। तो दोस्तों जहाँ पर ज़्यादा घन होते हैं वो संपीड़ित होते हैं, वहाँ पर सी लिखते हैं। जहाँ पर दूर दूर होते हैं वो आर होता है। दोस्तों ये आर हो जाएगा। दोस्तों ये फिर से सी हो जाएगा, ये फिर से आर बन जाएगा, फिर से सी होगा, फिर से आर होगा, फिर से ये दोस्तों क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या होती है, ये होती है एक अनुदैर्ध्य तरंग। दोस्तों इसकी दिशा क्या होती है, ये बन जाती है एक अनुदैर्ध्य तरंग। दोस्तों यहाँ पर इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों दी गई है। दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं ए। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो आइए यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों ए पोजीशन ये बना देंगे। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से बनी होती है ये। तो दोस्तों ये है तरंग की दिशा। ये क्या है दोस्तों, तरंग की दिशा। तो दोस्तों यहाँ पर ए भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों ए बी क्या है, ए बी में दोस्तों इस तरीके से चलता है, दोनों दिशाओं में होता है।
कणों के कंपन की दिशा है दोस्तों, ये फिर से इसी तरीके से चलते रहते हैं, कण जो है वो कंपित होते रहते हैं। दोस्तों ये लिखेंगे कणों के कंपन की दिशा, कणों के कंपन की दिशा कणों के कंपन की दिशा। तो दोस्तों इस तरीके से ये चित्र बनते हैं, यानी इनके किस तरीके से दिशाएं होती हैं, किस तरीके से इनकी दिशाओं का हम लोग आकलन करते हैं दोस्तों। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे। जब स्लिंकी के एक सिरे को, दोस्तों ये जो स्प्रिंग होती है इसी को स्लिंकी बोलते हैं। जब स्लिंकी के एक सिरे को, स्लिंकी के एक सिरे को, जब स्लिंकी के एक सिरे को आधार से स्थिर करके, आधार से स्थिर करके, आधार से स्थिर करके दूसरे सिरे को, स्थिर करके दूसरे सिरे को, दूसरे सिरे को ऊपर नीचे तेजी से, ऊपर नीचे तेजी से, तेजी से हिलाते हैं, ऊपर नीचे तेजी से हिलाते हैं, हिलाते हैं तथा यह अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करती है, तथा यह अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करती है, तथा यह अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करती है। अब आइए दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग को अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हमें दोस्तों पता चल जाए कि ये क्या है। वो दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग की डेफिनेशन थी और ये क्या है, ये दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग की डेफिनेशन है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अनुप्रस्थ तरंगों का पॉइंट। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग का जो पहला पॉइंट है दोस्तों क्या है। यह तरंग, यह तरंग स्लिंकी के, स्लिंकी के, यह तरंग स्लिंकी के क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में गति करती है, क्षैतिज दिशा में गति करती है, जबकि, जबकि स्लिंकी की, जबकि स्लिंकी की कुंडलियां, जबकि स्लिंकी की कुंडलियां कण तरंग, कण तरंग की दिशा के, तरंग की दिशा के, दिशा के लंबवत, दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करती है, ऊपर नीचे गति करती है, ऊपर नीचे गति करती है। तो दोस्तों इस तरीके से उत्पन्न होती है क्या, अनुप्रस्थ तरंगे। अब दोस्तों इसी का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार, इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में, इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंगों में इनके माध्यम के,
अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हैं। दोस्तों अनुदैर्ध्य में क्या होता था, आगे पीछे गति करते थे, इसमें क्या है, ऊपर नीचे गति करते हैं। माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हैं, और तरंग की दिशा से समकोण बनाते हैं। तरंग की दिशा से समकोण बनाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगें किस तरह की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें। तो दोस्तों अनुदैर्ध्य तो हम लोग देख चुके हैं। अब अनुप्रस्थ देख लेते हैं फ्रेंड्स की अनुप्रस्थ तरंगें किस तरीके की बनी होती हैं, किस तरीके से दोस्तों उसका डायरेक्शन होता है, किस तरीके से ये चलती हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से होती हैं ये तरंगें। इस तरीके से दोस्तों बनी होती हैं ये। इस तरीके से फ्रेंड्स बनी होती है। ये होती है एक अनुप्रस्थ तरंग। और इसकी दोस्तों दिशा क्या होती है, तो दोस्तों इसकी दिशा होती है इस डायरेक्शन में, यानी इस तरीके से इसकी दिशा होती है ऊपर नीचे की। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये तरंग होती है, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। लिखेंगे दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग। अब दोस्तों इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, इसका डायरेक्शन किस तरीके का बना होता है। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्शन ऐसा होता है, यह है दोस्तों तरंग की दिशा। P से Q लिखेंगे तरंग की दिशा, तरंग की दिशा। तो दोस्तों ये जो है ये तरंग की दिशा है। अब ये कणों के कंपन किस तरीके से होते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें कणों के कंपन ऊपर नीचे होते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कणों के कंपन किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इस डायरेक्शन में होते हैं, जो भी इसमें कण उपस्थित होते हैं उनके कंपन दोस्तों इस तरीके से होते हैं नीचे ऊपर। तो लिखेंगे फ्रेंड्स कणों के कंपन की दिशा, कणों के कंपन की दिशा, कणों के कंपन की दिशा। तो दोस्तों ये हो जाती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने सीख लिया है अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ध्वनि तरंगों के क्या लक्षण होते हैं फ्रेंड्स। तो इनके लक्षण के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे ध्वनि तरंगों के लक्षण। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हैशटैग ध्वनि तरंगों के लक्षण। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ध्वनि तरंगों के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों इनके लक्षण सही दिखाई पड़ते हैं या सही दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स पहला डाल लेते हैं टॉपिक। तो पहला स्टार पॉइंट, ध्वनि तरंग के लक्षण दोस्तों क्या होते हैं। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल तथा तरंग वेग।
वेग। तो दोस्तों ये है पहला पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट। जब एक तरंग वायु में संचरण करती है, वायु में संचरण करती है, वायु में संचरण करती है, तब हवा का घनत्व, तब हवा का घनत्व, तब हवा का घनत्व तथा दाब, घनत्व तथा दाब अपनी, दाब अपनी मध्य स्थिति से बदलते हैं, अपनी मध्य स्थिति से, मध्य स्थिति से बदलते हैं, मध्य स्थिति से दोस्तों क्या करते हैं, बदलते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। संपीड़न को शिखर, संपीड़न को शिखर, संपीड़न को शिखर या श्रृंग, या श्रृंग तथा विरलन को, तथा विरलन को गर्त, विरलन को गर्त कहते हैं, विरलन को दोस्तों क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देख लिया है कि अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों अगले पॉइंट में क्या है, संपीड़न अधिकतम घनत्व, संपीड़न अधिकतम, संपीड़न अधिकतम घनत्व या दाब का क्षेत्र है, या दाब का क्षेत्र है। अगला पॉइंट फ्रेंड्स, विरलन के बारे में। विरलन न्यूनतम घनत्व, न्यूनतम घनत्व या दाब का क्षेत्र है, दाब का क्षेत्र है। दोस्तों अब आइए देख लेते हैं इन्हें एक चित्र के माध्यम से दोस्तों समझ लेते हैं कि किस तरीके से इनकी विभिन्नताएं होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं। ये दोस्तों क्या है, स्पीकर है। ये फ्रेंड्स लिख देंगे, ये स्पीकर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है घनत्व की विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो दोस्तों जहाँ पर ज़्यादा संपीड़ित होते हैं दोस्तों वो सघन पॉइंट होता है। दोस्तों ये जो पॉइंट है, बहुत सारे जो छोटे छोटे बिंदु रखे हैं, ये सघन पॉइंट है। अब दोस्तों इसी के साथ में विरलन पॉइंट बना देते हैं। ये दोस्तों विरलन है, उसके बाद में फिर से सघन आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों सघन पॉइंट बनेंगे एकदम से।
तो दोस्तों इस तरीके से फिर से ये सघन हो जाएगा और फिर से दोस्तों आगे वाला विरलन हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से ये पॉइंट होता। अब आइए यहाँ पर लिख देते हैं। तो दोस्तों ये संपीड़ित है, सी है, ये विरलन है, आर है, ये भी सी है दोस्तों, ये फिर से आर है। दोस्तों लिखेंगे घनत्व की विभिन्नताएं, घनत्व की विभिन्नताएं, घनत्व की विभिन्नताएं। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसी तरीके से जो बनेगा फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से उसमें सघन और विरलन वाला दोस्तों माध्यम होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सघन और विरलन का पॉइंट चलता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरीके से। ये भी दोस्तों क्या है, स्पीकर है, स्पीकर है। दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, सघन है, ये विरल है, ये सघन है, ये विरल है और ये सघन है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर बनता है। ये क्या दोस्तों, ये है दाब की विभिन्नताएं। ये दोस्तों घनत्व की हैं, ये दाब की हैं, तो लिखेंगे दाब की विभिन्नताएं। दाब की विभिन्नताएं। तो दोस्तों इस तरीके से होती हैं दाब की विभिन्नताएं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस डायरेक्शन में तरंग चलती है। दोस्तों तरंग की क्या दिशा होती है, तरंग के संचरण किस तरीके से तरंगें बढ़ती हैं आगे की ओर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से होती है। तो अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं तरंगें किस तरीके से चलती हैं। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो इस तरीके से दोस्तों तरंग जो है व्यवहार करती है, इस तरीके से तरंग जो है वो चलती है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं, ये वाले जो पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स, ऊपर के जो पॉइंट होते हैं, ये दोस्तों पॉइंट क्या कहलाते हैं, ये पॉइंट कहलाते हैं श्रृंग। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें श्रृंग बोलते हैं। दोस्तों जो नीचे के पॉइंट होते हैं ये, इन्हें गर्त बोलते हैं। और ये दोस्तों क्या है, ये श्रृंग बोले जाते हैं, ये गर्त बोले जाते हैं। ये फ्रेंड्स क्या है, दूरी है। यहाँ पर दोस्तों ये ए है, आयाम है। ये दोस्तों ये जो ऊंचाई है, ये इसकी क्या है, ये इसका आयाम दिया गया है, घनत्व या दाब दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे घनत्व या दाब, घनत्व या दाब। तो दोस्तों इस तरीके से ये तरंगें आगे की ओर बढ़ती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली हेडिंग। तो फ्रेंड्स अगली हेडिंग है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन दोस्तों किस तरीके से बनाएंगे। ध्वनि तरंग में, ध्वनि तरंग में एक संपीड़न, एक संपीड़न, ध्वनि तरंग में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन, एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन, सटे हुए विरलन, एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन
की कुल लंबाई को कुल लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा, दोस्तों ये कौन सा प्रतीक चिन्ह है? इसे लैम्ब्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्ब्डा। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं इसी में। दो क्रमागत संपीड़नों तथा विरलनों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी का। तरंग दैर्ध्य को ग्रीक भाषा, दोस्तों ये क्या है? लैम्ब्डा है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसका एसआई पद्धति का मात्रक, इसका एसआई पद्धति का मात्रक मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य मुख्य रूप से एंगस्ट्रॉम में दी जाती है। दोस्तों एंगस्ट्रॉम को A0 से प्रदर्शित करते हैं। एंगस्ट्रॉम में होती है जिसका मान दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो फ्रेंड्स ये होता है एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻10 मीटर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से कितने के बीच की दूरी जो है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तरंग बना लेते हैं एक। तो दोस्तों इस तरीके से तरंग बनाएंगे। अब दोस्तों तरंग के संचरण की दिशा देखेंगे किस तरीके से तरंगें चलती हैं। दोस्तों तरंगें पहले ऐसे ऊपर की ओर जाती हैं, फिर ऐसे नीचे की ओर आती हैं, फिर दोस्तों ऊपर की ओर जाती हैं और फिर ऐसे नीचे की ओर आ जाती हैं। दोस्तों ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन होता है तरंगों का। तो अब फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है फ्रेंड्स ये कहलाता है आयाम। क्या कहलाता है दोस्तों? ये आयाम कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे ये आयाम है। तो ये वाली दोस्तों ऊंचाई जो होती है आयाम कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये वाली जो रेखा आई है सीधे ये है सामान्य दाब। क्या लिखते हैं? सामान्य दाब। ये दोस्तों सामान्य दाब की है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ से और यहाँ के जो बीच की दूरी है, तो दोस्तों इतने बीच की जो दूरी है यही दूरी फ्रेंड्स कहलाती है तरंग दैर्ध्य। क्या कहलाती है? ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है दोस्तों। ये दूरी है दोस्तों, ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब दोस्तों इसी तरीके से नीचे में देख लेते हैं। दोस्तों नीचे वाले पॉइंट में गर्त कैसे होते हैं? तो दोस्तों ये गर्त होते हैं। ये गर्तों के बीच की दूरी है। और दोस्तों इसे और आगे बढ़ा देंगे तब समझेंगे फ्रेंड्स।
तो दोस्तों तरंग को इस तरीके से लाएंगे और नीचे ऐसे ले जाकर फिर से ऐसे करके ऐसे दोस्तों यहाँ से ऐसे पूर्ण एक चक्र बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरीके से ये दूरी है। तो दोस्तों ये दोनों गर्तों के बीच की दूरी है। तो यहाँ से दोस्तों इस तरीके से जब दूरी नापेंगे तो ये एक तरंग दैर्ध्य कहलाएगी यहाँ से। तो लिख देंगे दोस्तों ये भी क्या है, ये भी तरंग दैर्ध्य है। दोस्तों ये क्या होते हैं, ऊपर की ओर दोस्तों ये सुरंग होते हैं और नीचे की ओर क्या होते हैं, गर्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गर्त लिख देते हैं, ये गर्त होते हैं, तरंग दैर्ध्य होती है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से तरंग दैर्ध्य जो है वो कार्य करती है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दोस्तों तरंगे जो हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, तो दोस्तों वो होती है यांत्रिक तरंगे, और यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता अवश्य होती है। फिर दोस्तों हमने आगे देखा कि जो तरंगे होती हैं वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। दोस्तों पहले क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, जो आगे पीछे की ओर उनके दोस्तों जो कंपन करने के कण होते हैं वो आगे पीछे की ओर गति करते हैं। फिर दोस्तों हमने देखा कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, तो दोस्तों जो कंपन करने के कण होते हैं वो ऊपर नीचे गति करते हैं, तो वो अनुप्रस्थ तरंगे बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने तरंगों के बारे में पढ़ लिया और दोस्तों देख लिया कि तरंग दैर्ध्य किस तरीके से होती है। तो दोस्तों जब तरंग चलती है तो वो दो डायरेक्शन में चलती है। एक तो दोस्तों उसका डायरेक्शन होता है संपीडन, जहाँ पर दोस्तों घनत्व अत्यधिक होता है, और दोस्तों दूसरा डायरेक्शन होता है उसका विरलन, जहां पर घनत्व कम होता है। तो दोस्तों जहां पर अत्यधिक होता है, संपीडन होता है, वहां पर दोस्तों बनता है क्या, सुरंग ऊपर की ओर। दोस्तों ये देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर ये सुरंग बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर घनत्व अधिक है। फिर दोस्तों जब ये नीचे आ जाता है तो ये विरलन माध्यम हो जाता है। दोस्तों ये सी माध्यम है और ये आर माध्यम है। तो अभी अब पीछे दोस्तों हमने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से संपीडन अवस्था होती है और किस तरीके से विरलन अवस्था होती है। तो दोस्तों जहाँ पर संपीडन अवस्था होती है वहाँ पर ऊपर की ओर ग्राफ जाता है, और जहाँ पर विरलन अवस्था होती है वहाँ पर ग्राफ नीचे की ओर जाता है। तो फ्रेंड्स दो दोस्तों सुरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य होती है। दोस्तों दो गर्तों के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य होती है। और फ्रेंड्स ये वाली जो दूरी होती है पूरा ये इसका आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आवर्तकाल क्या होता है और इसकी आवर्ती क्या होती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। जब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।